नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में किसानों के जीवन के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अहमदाबाद विश्व स्तरीय खेलों का केंद्र बन गया। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा, पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान और तीव्र बनाया जाए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने कहा, इस वर्ष जनवरी में भारत में आर्थिक सुधार महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गया। उच्चतम न्यायालय ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 में अपने अंतिम प्रयास में शामिल हुए विद्यार्थियों की एक अतिरिक्त अवसर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षाओं के केंद्रों में लेह को शामिल किया। केंद्र ने कोविड महामारी के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के दल तैनात किए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हुई। अब तक 1 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण। तेलंगाना में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल आज से फिर खुले और अहमदाबाद में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किसानों के जीवन के कायाकल्प की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आज 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने देश के किसानों के जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि देश के किसान भी सक्रिय रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभिन्न अंग बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना से करोड़ों किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए ज्यादा कार्य करने की प्रेरणा मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार ने कृषि क्षेत्र के कायाकल्प के लिए अनेक पहल की। उन्होंने दोहराया कि बेहतर सिंचाई, प्रौद्योगिकी, ऋण की उपलब्धता, बड़ी मंडियों तक पहुंच, फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य पर ध्यान और बिचौलियों के उन्मूलन सहित अनेक प्रयासों के अनुकूल परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अनाज और अन्य कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि की है। श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 साल पूरे होने पर सभी किसानों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इस योजना ने किसानों को सशक्त बनाया है और उन्हें गरिमा प्रदान की है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा है। गृहमंत्री ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि किसान सम्मान योजना के तहत इस वर्ष महाराष्ट्र को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चुना गया है। राज्य में अब तक 1 करोड़ 14 लाख किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है और 1 करोड़ 5 लाख किसानों के खाते में अब तक लगभग 11,633 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। महाराष्ट्र 99.54% लाभार्थियों का प्रमाणीकरण पूरा करके देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। इस योजना के बारे में राज्य में लगभग 38,991 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 23,632 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। पुणे जिले में 2,278 शिकायतें मिली, जिनमें से 2,062 शिकायतों का निपटारा किया गया। इसके अलावा अहमदनगर जिले ने 100% प्रमाणीकरण पूरा करके उल्लेखनीय काम किया। इस योजना के 2 वर्ष पूरे होने पर अहमदनगर और पुणे जिले, जिन्होंने इस योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य किया, आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री के हाथों सम्मानित किया जाएगा। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
देश में पिछले वर्ष की तुलना में चालू खरीफ मौसम में 16% अधिक धान की खरीद की गई है। सरकार ने कहा है कि कल तक 658 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। पंजाब से सबसे अधिक खरीद की गई है, जहां देश की कुल खरीद में से 30% धान खरीदा गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ खरीद गतिविधियों में अब तक 95 लाख से अधिक किसानों को फायदा हुआ है। धान की खरीद पर 1,24,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अहमदाबाद में मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम को बनाने में हरित मानकों का ध्यान रखा गया है। आज हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के साथ मोटेरा का ये स्टेडियम आज विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया। इस स्टेडियम में होने वाले डे नाइट मैचों के लिए LED लाइटिंग से रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है। किसी भी अन्य स्टेडियम में इस्तेमाल हो रही लाइटिंग की तुलना में यहाँ लगभग आधी बिजली खर्च होगी। ऊर्जा का इतना किफायती व सक्षम उपयोग विशेष सराहनीय है। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की गोल्ड रेटिंग से युक्त ये स्टेडियम इको फ्रेंडली विकास का एक अच्छा उदाहरण भी है। ये स्टेडियम विश्व पटल पर अपनी मजबूत पहचान बनाने वाले आज के भारत की आकांक्षाओं और क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि मोटेरा में नवनिर्मित विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद ऐसा विश्व स्तरीय खेल केंद्र बन गया है जहां अल्प समय में ही कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, जिसका ये विशाल स्टेडियम भी एक हिस्सा होगा, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय सभी खेलों की व्यवस्था यहां पर होगी और देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्था पर यहां पर होगी, उनके कोचिज को रहने की भी व्यवस्था होगी और एक साथ 3,000 बच्चे यहां पर अलग अलग खेलों का ट्रेनिंग ले सके, इस प्रकार की व्यवस्था का आज निर्माण और उसकी शुरुआत, इसका भूमि पूजन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हो रहा है। श्री शाह ने कहा कि मोटेरा में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और नारायणपुरा में अन्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेल संबंधी बुनियादी ढांचे का अंग होंगे। 18 एकड़ का एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में एक ही जगह पे हो जाएगी। ये मुझे लगता है अहमदाबाद के लिए गौरव की बात है। श्री शाह ने कहा कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक बैठ सकेंगे। विश्व के किसी भी स्टेडियम में ऐसी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा नहीं है जो इस स्टेडियम में उपलब्ध कराया गया है। श्री शाह ने कहा कि जिला स्तर पर सबसे उत्कृष्ट खेल बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि होनहार प्रतिभाओं को इसका लाभ मिल सके। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोविड-19 महामारी के कारण स्टेडियम में केवल 50% क्षमता के साथ ही दर्शकों की अनुमति होगी। ये स्टेडियम 63 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है। इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं। स्टेडियम में 76 वातानुकूलित कॉर्पोरेट बॉक्स हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 25 है। इसमें ओलंपिक के आकार का स्विमिंग पूल, 4 ड्रेसिंग रूम और विशाल पार्किंग स्थल है, जहां लगभग 3,000 कार और 10,000 दोपहिया वाहन खड़े हो सकेंगे। स्टेडियम में 55 कमरों का क्लब हाउस, जिम्नेजियम, इंडोर प्रैक्टिस पिच और फूड कोर्ट भी है। स्टेडियम की छत पर फ्लड लाइट की बजाय LED लाइट लगाई गई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान और तीव्र बनाया जाए। आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने बैंकों को लिखे पत्र में कई सुझाव दिए हैं। देश में पथ विक्रेताओं को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराने की योजना के विस्तार के लिए ये सुझाव दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि रेहड़ी पटरी वाले अक्सर अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ऋण वितरण में उनके सिविल स्कोर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इस योजना के तहत बैंकों को कम सिविल स्कोर वाले वेंडरों को भी ऋण देने के लिए अपने दिशा निर्देशों की समीक्षा करनी चाहिए। मंत्रालय ने यह भी बताया कि लोगों को एक ही जगह ऋण की सभी औपचारिकताएं सुलभ कराने के लिए बैंक अधिकारी देश के विभिन्न शहरों में शिविर आयोजित करेंगे। मंत्रालय ने इस योजना के तहत ऋण के लगभग 40 लाख आवेदनों की समीक्षा की है। इनमें से 20 लाख से अधिक आवेदन स्वीकार किए गए हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने कहा है कि इस वर्ष जनवरी में भारत में आर्थिक सुधार महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गया है। एजेंसी ने बताया है कि पिछले वर्ष दिसंबर के बाद उपलब्ध ज्यादातर शुरुआती आर्थिक संकेतकों के अनुसार वार्षिक आधार पर इस वर्ष जनवरी में अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी है। एजेंसी ने कहा है कि 6 संकेतकों ने दिसंबर 2020 के मुकाबले जनवरी 2021 में बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। ये हैं गैर तेल निर्यात, बिजली उत्पादन, रेल माल यातायात, स्कूटर उत्पादन, डीजल की खपत और घरेलू एयरलाइन यातायात। एजेंसी ने कहा है कि वृद्धि संकेतक सतत आर्थिक सुधार की ओर संकेत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5:30 बजे विनिवेश के संबंध में बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन पर महत्वपूर्ण वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा विनिवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सदस्यों सहित अन्य प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इसमें निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। केंद्र ने इस आम बजट में आगामी वित्त वर्ष के लिए 1,75,000 करोड़ रुपए से अधिक के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। इसके तहत पब्लिक इश्यू आईपीओ के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम में हिस्सेदारी भी बेची जानी है। पिछले वर्ष घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, परिवहन और दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिजों, बैंकों, बीमा तथा वित्तीय सेवाओं सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया था। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में किसानों के जीवन के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अहमदाबाद विश्व स्तरीय खेलों का केंद्र बन गया। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा, पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान और तीव्र बनाया जाए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने कहा, इस वर्ष जनवरी में भारत में आर्थिक सुधार महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गया। उच्चतम न्यायालय ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 में अपने अंतिम प्रयास में शामिल हुए अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त अवसर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षाओं के केंद्रों में लेह को शामिल किया। केंद्र ने कोविड महामारी के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के दल तैनात किए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हुई। अब तक 1 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण। तेलंगाना में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल आज से फिर खुले और अहमदाबाद में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। केंद्र ने कोविड महामारी के प्रबंधन और नियंत्रण के सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में राज्यों की सहायता के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के 10 दल तैनात किए हैं। 3 सदस्यों के प्रत्येक दल का नेतृत्व स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपा गया है। ये दल महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं। हाल ही में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के कारणों का पता लगाने में ये दल राज्य और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करेंगे।
केंद्र ने महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन को पत्र भी लिखा है। पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रशासन को संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए आक्रामक उपाय करने और RT-PCR जांच में तेजी लाने पर ध्यान देने को कहा है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को प्रभावित जिलों में जांच बढ़ाने तथा RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट पर समुचित ध्यान देने की सलाह दी गई है। केंद्र ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को याद दिलाया है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए खासतौर से कुछ देशों में वायरस के नए रूप सामने आने के मद्देनजर कड़े उपाय लागू करने में कोताही न बरती जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों से भी आग्रह किया है कि इन उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों को संबंधित सचिवालय में विचार विमर्श के लिए समय दें। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के टीकाकरण में तेजी लाने के लिए कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मध्य प्रदेश सरकार को लिखे पत्र में केंद्र ने प्रदेश को मुख्यतः 3 जिलों इंदौर, भोपाल और बैतूल में कोविड मामलों की संख्या और पॉजिटिविटी दर को देखते हुए टीकाकरण में तेजी लाने की सलाह दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने जानकारी दी कि स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के संयुक्त टीकाकरण में 75% लक्ष्य प्राप्त किया गया है। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में टीकाकरण को गति देने की तैयारी कर रहा है। इस बीच प्रदेश में कल 248 नए कोविड मामले सामने आए हैं, जबकि 200 रोगी कल संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में कोविड के बढ़ते मरीजों के कारण हिंगोली जिले में आज से अनिश्चितकाल के लिए रात का कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। जिलाधिकारी के अनुसार रात का कर्फ्यू प्रतिदिन शाम 7 बजे से शुरू होकर सुबह 7 बजे तक रहेगा। जरूरी सामान उपलब्ध कराने वाली दुकानें पूरे दिन खुली रहेंगी। जालना जिले में सभी स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, कोचिंग संस्थान और आवासीय स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। जिले में साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे और वार्षिक ग्रामीण मेले तथा कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध रहेगा। बिहार सरकार ने उन इलाकों में छोटे कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने का फैसला किया है जहां कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे हैं। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जाएगी। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से 3 दिन के अंदर होमगार्डों के टीकाकरण का काम पूरा कराने को कहा गया है। इस बीच पिछले 24 घंटों में 59,402 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे चरण का टीका लगाया गया। राज्य में अब तक 5,92,286 पात्र लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,60,218 हो गई है। ठीक होने वालों की दर 99.21% है। सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 14,037 लोग कोविड से ठीक हुए। अब तक 1,07,26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 13,742 नए रोगी सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 104 लोगों की मौत हुई। अब तक देश में 1,21,65,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। ओडिशा में 5,70,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। इनमें लगभग 4,47,000 स्वास्थ्यकर्मी और 1,30,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं। भारत ने कोवैक्स सुविधा के तहत अफ्रीका को कोविड की वैक्सीन भेजनी शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इसे दुनिया को कोविड की वैक्सीन उपलब्ध कराने की देश की प्रतिबद्धता बताया है। कोविड वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस यानी कोवैक्सी एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य कोविड-19 वैक्सीन तक सबकी पहुंच बनाना है। इसका नेतृत्व ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन गावी, विश्व स्वास्थ्य संगठन और एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन और अन्य कर रहे हैं। तेलंगाना में कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं। ऐसा अभिभावकों के अनुरोध पर किया गया है। कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने विद्यालय परिसर को विद्यार्थियों तथा शिक्षकों दोनों के लिए सुरक्षित रखने के वास्ते प्रबंधन को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में पिछले वर्ष अक्टूबर में अपने अंतिम प्रयास में शामिल हुए परीक्षार्थियों की याचिका खारिज कर दी है।
इस याचिका में उन्होंने एक और बार परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कोविड महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण हुई कठिनाइयों के कारण उनकी परीक्षा की तैयारी प्रभावित हुई थी। इससे पहले केंद्र ने आयु सीमा को ध्यान में रखते हुए एक अतिरिक्त प्रयास की अनुमति देने का प्रस्ताव किया था। हालांकि याचिकाकर्ता आयु सीमा में भी छूट की मांग कर रहे थे। पिछले वर्ष संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को होनी थी, जिसे कोविड महामारी के कारण 4 अक्टूबर को आयोजित किया गया। संघ लोक सेवा आयोग ने लेह में सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए नया केंद्र खोला है। अपनी तरह के पहले इस केंद्र में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अभ्यर्थियों को परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा इस साल 27 जून को होगी। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए लेह में सिविल सेवा परीक्षा के लिए नए केंद्र की मंजूरी एक बड़ी राहत है। इस साल 27 जून को सिविल सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने वाला लेह देश का 73वां केंद्र होगा। लेह उपायुक्त लेह केंद्र के लिए समन्वयक पर्यवेक्षक होंगे। पर्यवेक्षक को परीक्षा स्थलों पर यूपीएससी द्वारा निर्धारित पहुंच, बुनियादी ढांचे और अन्य मापदंडों को सुनिश्चित करना होगा। लद्दाख से कम 800 उम्मीदवारों का प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने की उम्मीद है। कोविड महामारी के बीच नीट परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करने के बाद अब यूटी प्रशासन सिविल्स की परीक्षा को प्रतिष्ठापूर्वक ले रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तमिलनाडु और पुदुचेरी का दौरा करेंगे। वे वहां कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। निर्वाचन उपायुक्त और पश्चिम बंगाल के प्रभारी सुदीप जैन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य का दौरा करेंगे। वे प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठकों में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में दिशा निर्देश तैयार किए जा सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय जनता पार्टी के गुजरात नगर निगम चुनाव में हुई जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल सहित वरिष्ठ नेताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों की पसंद बनती जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अहमदाबाद में मोटेरा में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 2 रन बना लिए थे। 4 मैचों की इस श्रृंखला में भारत और इंग्लैंड 1-1 से बराबरी पर हैं। चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने 317 रन से जीत दर्ज की थी। इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने फिर से वापसी की है। इसके अलावा तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा, स्पिन गेंदबाज आर अश्विन और अक्षर पटेल भी टीम में शामिल हैं। 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत और इंग्लैंड दोनों 1-1 टेस्ट मैच जीतकर बराबरी पर हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए भारत को इंग्लैंड के साथ मौजूदा टेस्ट सीरीज में कम से कम 2 मैच जीतने होंगे। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार के बने रहने के संबंध में राजनीतिक अनिश्चितता जारी है। खबरों के अनुसार श्री ओली के अभी त्यागपत्र देने की कोई संभावना नहीं है। ये घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के संबंध में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें अदालत ने संसद भंग करने के श्री ओली के फैसले पर रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि जयललिता की जन कल्याण की नीतियां और दलित सशक्तिकरण के प्रयास व्यापक रूप से प्रशंसनीय हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने उल्लेखनीय प्रयास किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी और उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने पूर्व मुख्यमंत्री के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इससे पहले आज नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में रखी जयललिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण और उनके परिसर में वृक्षारोपण भी किया।
देश को खिलौना निर्माण का केंद्र बनाने तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वैश्विक बाजार में इसकी उपस्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खिलौना मेले का वर्चुअल आयोजन किया जा रहा है। मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। अपनी तरह के इस पहले प्रयास का उद्देश्य भारतीय खिलौना उद्योग के सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाना है। कर्नाटक किडो के खिलौना निर्माता भी इस मेले में भागीदारी कर रहे हैं। किडो की प्रबंध निदेशक गीता श्रीधर ने आकाशवाणी को बताया कि ये मेला वैश्विक स्तर पर विकास के लिए भारतीय खिलौना निर्माताओं के लिए बड़ा मंच उपलब्ध करा रहा है। Definitely, it's a big platform for us to grow and to know people all over India what is happening where and in which state and how competitive we are, and we can judge ourselves and see what is the outcome. And with the help of what the government is talking today, I think should be doing excellently well in the coming future years. And I thank our Prime Minister and Chief Minister of Karnataka, Mr. Yediyurappa, once again for having brought this. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के शालगुल जंगल में आज हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आज सुबह शारगुल के जंगल में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। अंतिम समाचार मिलने तक मुठभेड़ जारी है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया, अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर में गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जबकि भारत रत्न से सम्मानित शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका गायन। मेरी राखो राजधरी हरी, तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, तुम मेरी राखो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में किसानों के जीवन के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अहमदाबाद विश्व स्तरीय खेलों का केंद्र बना। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा, पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया जाए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने कहा है कि इस वर्ष जनवरी में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गई है। उच्चतम न्यायालय ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 में अपने अंतिम प्रयास में शामिल हुए अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त अवसर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षाओं के केंद्र में लेह को भी शामिल किया। केंद्र ने कोविड महामारी के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के दल तैनात किए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हुई। अब तक 1 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण। और तेलंगाना में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल आज से फिर खुले। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।